गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा जो लेक्चर होने वाला है वो क्लास 8th की पॉलिटी की बुक का चैप्टर 1 कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बेस्ड होने वाला है। ये जो पूरा का पूरा जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसके दो पार्ट्स हैं। सबसे पहले पार्ट में मैं इसको हाफ एक्सप्लेन करूँगा, जस्ट नेक्स्ट पार्ट में हम इसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको चीज़ें समझने में आसानी हो। तो आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की हमारी कंट्री को ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों ऐसा नहीं हुआ कि बिना कॉन्स्टिट्यूशन के हमारी कंट्री ने काम कर लिया। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है कि किसी भी कंट्री को अगर रन करना है प्रॉपर वे में तो हमें ज़रूरत पड़ेगी कॉन्स्टिट्यूशन की। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या है यहाँ पे, वो है एक सेट ऑफ रूल्स, यानी कि एक नियमों की किताब है, जिस किताब के थ्रू आप क्या कर सकते हो, आपको ये पता रहेगा कि कंट्री में क्या करना है और क्या नहीं करना है, यानी कि डूज एंड डोंट्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे कंटिन्यूसली। तो इसलिए हम लोग इसमें कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने वाले हैं और हमारी कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्यों लगी, ये चीज़ भी हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पे एक लाइन मेंशन है कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो ज़्यादातर कंट्रीज़ है इस दुनिया में उनमें उनके पास क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ज़रूरी ये नहीं है कि जितनी भी कंट्रीज़ के पास कॉन्स्टिट्यूशन है उनके पास डेमोक्रेसी भी होगी। ध्यान से देखना, डेमोक्रेसी क्या होती है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है एक ऐसी व्यवस्था जिसमें किसी भी देश की सरकार, किसी भी देश की जो सरकार है उसको कौन इलेक्ट करेगा, उसको इलेक्ट करेंगे पीपल, यानी कि लोग उसको इलेक्ट करेंगे। किसी भी देश की सरकार को जहाँ लोग इलेक्ट करते हैं उसको नाम दिया जाता है डेमोक्रेसी। और अगर डेमोक्रेसी किसी कंट्री में है, यानी कि उस कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन भी लाया करेगा। देखो, बहुत सिंपल सी बात है कि इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल कंट्रीज दैट हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन आर डेमोक्रेटिक, यानी कि जितनी भी कंट्रीज़ के पास अगर कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो डेमोक्रेटिक वाली कंट्री की ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर कंट्री डेमोक्रेटिक है, अगर वहाँ के लोगों को वहाँ के लीडर्स को कोई लोग अगर सिटीज़न उसको इलेक्ट कर रहे हैं तो वो कंट्री डेफिनेटली कॉन्स्टिट्यूशन वाली होगी। तो यहाँ पे हमें देखने को क्या मिलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन में आपको फंडामेंटल नेचर देखने को मिलता है। किनका? हमारी सोसाइटी का फंडामेंटल नेचर। किनका? सोसाइटी का फंडामेंटल नेचर देखने को किसमें मिलता है, कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है। अ कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प सर्व एज अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल दैट ऑल पर्सन्स इन अ कंट्री कैन एग्री अपॉन द बेसिस ऑफ द वे इन विच दे वांटेड टू द कंट्री टू बी गवर्नड, कि जो लोग हैं वो क्या चाहते हैं, कंट्री कैसे गवर्न की जाए, किन किन रूल्स के बेसिस पे की जाए, किन किन प्रिंसिपल्स के बेसिस पे की जाए। इसे ही नाम दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन समझ में आया आपको। अब फंडामेंटल क्या होता है, फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक, क्या यार हमें चलने के लिए कौन कौन सी बेसिक चीज़ों की नीड है, जैसे कि रोटी, कपड़ा और मकान, जो आपने सुन रखा होगा, यही बेसिक नीड्स होती है। तो यहाँ पे भी हमें इस चीज़ों को समझाने का ट्राई किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में किन किन लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। तो देखिए, सबसे पहली बात तो अब क्योंकि आज की अगर बात करें हम 2025 की, तो आज बहुत सारी कंट्रीज़ एग्जिस्ट करती हैं इन इंडिया, बट ऑन दैट टाइम वहाँ पर मेजर जो पार्टीज़ थी, नॉट कंट्रीज़, मेजर जो पार्टीज़ थी उनमें दो ही पार्टी मेजर थी। एक थी INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, और दूसरी पार्टी थी हमारी मुस्लिम लीग। तो क्या किया कि जो हमारी कांग्रेस थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पंडित जवाहरलाल नेहरू को, इन्होंने क्या किया, इनके साथ जितने भी लोग थे उन्होंने दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की मांग की। उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मिली और 1949 तक उन्होंने क्या किया, 3 साल लगे। टोटल 3 साल में उन्होंने क्या किया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। अकेले ये नहीं थे, बहुत सारे लोग थे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। तो एक्चुअली में 1934 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसने क्या किया, डिमांड रखी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की कि हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है तो हमें क्या चाहिए, एक असेंबली चाहिए। जैसे कि आज हमारा लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं हमारी जो पार्लियामेंट है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे रूल्स बनते हैं। तो इन रूल्स को बनाता कौन है, हमारे लीडर्स बनाते हैं। इसी तरह से उस टाइम पे हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी, उस टाइम पे हमें ज़रूरत पड़ी थी हमारे एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की। तो जब हमें हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मिली तो हम लोगों ने क्या किया कि 150 साल से जो अंग्रेज़ों के रूल्स चले आ रहे थे उनमें कुछ चेंजेस किए, जो अच्छे रूल्स थे उनको रख लिया और जो बेकार रूल्स थे उन्हें निकाल के हमने हमारी कंट्री के हिसाब से चीज़ों को चलाने का ट्राई किया। नेक्स्ट आपको देखने को मिलता है कि नेपाल, जो हमारे पड़ोसी देश है, जो हमारे नेबरिंग कंट्री है नेपाल, उस कंट्री में एक्चुअली में क्या था कि स्टार्टिंग के टाइम पे वहाँ पे मोनार्की थी। मोनार्की का मतलब होता है कि राजा और रानी का शासन था वहाँ पे स्टार्टिंग के टाइम पे। और बाद में क्या हुआ कि बाद में वहाँ पे डेमोक्रेसी आ गई। रीज़न क्या था डेमोक्रेसी आने का, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात बिल्कुल आपको मैं समझाता हूँ। यहाँ पे एक्चुअली में क्या होता है कि डेमोक्रेसी और मोनार्की में एक बहुत छोटा सा लेकिन एक बहुत मेजर अंतर है। छोटा सा किस तरह बोल सकता हूँ, देखो डेमोक्रेसी क्या होती है, डेमोक्रेसी को कौन लोग, जो गवर्नमेंट होती है उनको लोग इलेक्ट करते हैं, हमारे लोग जो सिटीज़न के लोग होते हैं।
कंट्री के जो सिटीजन्स होते हैं वो लोग डेमोक्रेसी में आके वो लोग हमारे गवर्नमेंट को चूज़ करते हैं। लेकिन जो मोनार्की होती है वहाँ पे वो हेरिडेटरी होती है। हेरिडेटरी का सीधा सीधा मतलब क्या होता है कि वहाँ पे अगर कोई राजा है तो अगली बार उसका राजा का बेटा राजा बनेगा, तो हो सकता है वो क्रूल हो सकता है वो उतना जेंटल ना हो जितना पुराना राजा हो। तो उससे क्या होता है, प्रजा को या फिर जो सिटीजन्स होते हैं उस कंट्री के, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। सेकंड चीज़ आपको देखने को मिलेगी, पीपल हैव द पावर टू टेक द डिसीजन, कि यहाँ पे लोग चूज़ कर सकते हैं किस इंसान को बनाना है, किसको नहीं बनाना है। जो अच्छा रहेगा उसको बना देंगे, जो नहीं रहेगा उसको नहीं बनाएंगे। लेकिन जो मोनार्क होते हैं यानी कि किंग और क्वीन होते हैं, वो हेरिडेटरी चूज़ किए जाते हैं। उन्हें ऐसे नहीं चूज़ किया जाता कि हमने चूज़ किया इसको राजा बनाना, इसको रानी बनाना, नहीं। वहाँ पे वो लोग कैसे चूज़ करेंगे, ये राजा है तो यही रहेगा, इसके बाद जो आएगा वो भी राजा बनेगा। सेम इन अ डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट हैज़ टू एक्सप्लेन इट एक्शंस, गवर्नमेंट को एक्सप्लेन करना पड़ता है अपने एक्शंस को। कौन से एक्शंस को, कि भैया हमने ये काम किया तो क्यों किया और ये काम करने के पीछे हमारा ये रीज़न था। लेकिन किंग और क्वीन एक्सप्लेन थोड़ी ना करेंगे, वो तो राजा रानी है, उनका तो अलग ईगो रहेगा। वो चीज़ों को एक्सप्लेन करने के बजाय वो क्या करेंगे, अपने डिसीजन पे अड़े रहेंगे, चाहे वहाँ पे रियोट्स हो जाए। लेकिन यहाँ पे अगर गवर्नमेंट के खिलाफ जनता है या लोग हैं तो वो क्या करेंगे, गवर्नमेंट को गिरा भी सकते हैं। ठीक है, तो यहीं पे डेमोक्रेसी और मोनार्की में अंतर आपको समझ में आया होगा। तो बहुत छोटी सी स्टोरी है। वो स्टोरी क्या है कि 1990 में क्या हुआ कि लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन की मांग की, नेपाल के लोगों ने, कि हमें किंग और क्वीन के अंडर में नहीं रहना है, हमें चाहिए गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के लिए 1990 से लड़ाई होने लगी। कब तक हुई, 2006 तक। 2000 में क्या हुआ कि वहाँ के जो राजा हैं उन्होंने बोला कि यहाँ पर डेमोक्रेसी सेटअप की जाएगी। और 2006 से लेके 2008 में गवर्नमेंट मिली किनको, नेपाल को। किस वजह से मिली, ये देखिए यहाँ पे रियोट्स हुए उस टाइम पे। रियोट्स यानी कि दंगे फसाद हुए, दंगे फसाद तो नहीं बोल सकते, लेकिन उसके खिलाफ नारेबाजी हुई। नारेबाजी की वजह से वहाँ पे ये जो क्वीन है और जो वहाँ के राजा थे वो हटके वहाँ पे कौन आ गए, अब प्राइम मिनिस्टर आ गए। कहाँ पे, नेपाल में। तो नेपाल में जब प्राइम मिनिस्टर आए तो वहाँ पे क्या सेटअप हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन सेटअप हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन सेटअप होने के साथ साथ वहाँ पे आपको गवर्नमेंट सेटअप होती हुई देखने को मिल सकती है। जब 1990 का टाइम था और उसके बाद 2008 में पूरी तरह से गवर्नमेंट सेटअप हो गई। नेक्स्ट हमारे पास देखने को मिलता है, देखिए अब कॉन्स्टिट्यूशन है तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें मेंशन है वो भी पता होनी चाहिए हमें। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, आपको देखने को मिलेंगे कुछ की फीचर्स। की फीचर्स क्या होते हैं कि क्या क्या चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की जाइए। जैसे कि आप इनको जानते होंगे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, ये कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली थी उसमें भी बहुत इनका मेजर रोल था। और साथ ही में इनको कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो ध्यान से यहाँ पे लिखा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इज़ ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इनका बहुत बड़ा रोल था, मेजर रोल था कॉन्स्टिट्यूशन को बोल सकते हो आप फॉर्म करने में। साथ ही इन्होंने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों के लिए बहुत सारे काम किए। जो भी प्रताड़ना शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को मिली थी उस टाइम पे, उन सारी चीज़ों को उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया ताकि आने वाले टाइम पे उन लोगों के साथ ये सारी प्रॉब्लम्स ना हो। तो देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है हमारी, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें बहुत सारे की फीचर्स है। कुछ की फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं। की फीचर्स क्या होते हैं कि ये आप बोल सकते हो एक तरह से कि उनकी फंडामेंटल यूनिट्स है कि इनके बेसिस पे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वर्क करेगा। तो आइए इनके बारे में जानते हैं। हमारे पास मेजरली 5 की फीचर्स है। पहला है आपका फेडरलिज्म, दूसरा है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तीसरा है सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, उसके बाद चौथा आपको देखने को मिलेगा फंडामेंटल राइट्स, और पांचवा अपने को देखने को मिलेगा सेक्युलरिज्म। तो यहाँ पे ये पांचों है क्या, इनको आराम से हम समझते हैं। सबसे पहला हमारा जो की फीचर है वो फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब होता है कि हमें एक से ज़्यादा यानी कि मल्टीपल आपको यहाँ पे लेवल ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलती है। अब यहाँ कहने का मतलब क्या है, एक से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या है, बहुत आराम से समझते हैं। देखो जैसे कि क्या होता है, चुनाव होने के बाद अगर प्राइम मिनिस्टर के चुनाव हुए तो प्राइम मिनिस्टर को एक इंसान बनेगा, वो अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करेगा। इसी तरह से ये तो सेंटर पे बन जाएगा, यानी कि दिल्ली की सरकार पूरे देश के लिए प्राइम मिनिस्टर है। अब इसकी जगह अगर कोई इंसान स्टेट से सीएम बनता है तो एक उसकी सरकार भी रहेगी, और इसकी जगह अगर कोई एक इंसान गांव से पंचायत सचिव गांव से जो सरपंच बनता है तो एक उसकी भी क्या रहेगी, सरकार रहेगी। तो यहाँ पे आप चीज़ों को समझ सकते हो कि क्या कहना चाह रहा हूँ कि लेवल ऑफ गवर्नमेंट कितनी हो जाएगी। यहाँ पे 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट हो जाएगी, जिनको अलग अलग वे में एक्सप्लेन किया गया है आगे के चैप्टर्स में। तो इसी तरह से इसको बोला जाता है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब होता है डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, की एक से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट। तो यहाँ लिखा है 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री, नॉट 1 मोर देन 1। ठीक है, एक से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पे अपने को देखने को मिलेगी। यहाँ फेडरल का मतलब सेंटर है और यहाँ स्टेट का मतलब है आपका राज्य, जहाँ आप रह रहे हैं, एमपी या फिर कोई सा भी राज्य हो गया। नेक्स्ट आपको देखने को मिलता है
हमारे पास है, ये देखो, यह है आपका डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। सबसे पहला आपका सेंट्रल गवर्नमेंट आता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर देखो, गवर्नमेंट इलेक्ट बाय पीपल थ्रू लोकसभा इलेक्शन। जब लोकसभा इलेक्शन होते हैं तो हमारे यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट बनती है। और सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन बनता है? प्राइम मिनिस्टर, यानी कि प्रधानमंत्री लोक जो सभा है उससे इलेक्ट होते हैं। सेकंड हमारी है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट में विधानसभा के चुनाव होते हैं और विधानसभा को इंग्लिश में लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है। और इन इलेक्शन के थ्रू हम सीएम को चूज़ करते हैं। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट में पीएम चूज़ होता है, स्टेट गवर्नमेंट में सीएम चूज़ होता है। और थर्ड लेवल पे आती है हमारी लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट का मतलब जैसे गांव और शहर में, गांव में लोकल गवर्नमेंट का काम करती है ग्राम पंचायत, और शहर में लोकल गवर्नमेंट का काम करती है आपकी नगर पालिका और नगर निगम। तो इसको क्या कहा गया हम लोगों ने? इसको लोकल गवर्नमेंट कहा गया। तो ध्यान रखिए कि फेडरलिज्म के अकॉर्डिंग लेवल ऑफ 3 गवर्नमेंट होती है। लोकल गवर्नमेंट सबसे नीचे, स्टेट गवर्नमेंट उसके ऊपर, और सबसे ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट आपको देखने को मिलती है। अब यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड, आप लोग इस चीज़ को आराम से देख सकते हैं कि किस तरह से इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि यूनियन गवर्नमेंट, जो मैंने अभी आपको बताया, यूनियन गवर्नमेंट यानी कि प्राइम मिनिस्टर की गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट यानी कि सीएम की गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट 2 तरह की, एक हो गई म्यूनसिपालिटी यानी नगर पालिका, और एक हो गई पंचायत। पंचायत 3 तरह की होती है, विलेज पंचायत गांव की, इंटरमीडिएट पंचायत, और एक डिस्ट्रिक्ट पंचायत, जिला पंचायत और इंटरमीडिएट पंचायत, और एक विलेज पंचायत। इसी तरह से आपको अलग अलग देखने को मिलेगी नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर परिषद। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। हमारा जो सेकंड की फीचर है वो आपका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है? द डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट दैट यू जस्ट रीड अबाउट कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल। क्या कि जो डिफरेंट टीयर होते हैं गवर्नमेंट के, उसमें कुछ लोगों को चूज़ किया जाता है। अब डिफरेंट टीयर क्या हो गए? जैसे देखो, जैसे कि सबसे पहला टीयर है आपका लोकसभा और राज्यसभा। इसके बाद आपको देखने को मिलेगी पंचायत, देखने को मिलेगी आपको म्यूनसिपालिटी देखने को मिलेगी। तो यहाँ जो लोग इलेक्ट होते हैं वही लोग पार्लियामेंट में जाते हैं, और वही लोग लॉ फॉर्मेशन का काम करते हैं, कि लॉ को बनाते हैं। ठीक है, लॉ यानी कि कानून बनाने का काम कौन करते हैं? पार्लियामेंट के लोग करते हैं। तो इसी को पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा गया है, ताकि किसी एक पर्सन के ऊपर ये बात ना आए, कि वो अकेला लॉ बना रहा है। इसलिए कानून बनाने के लिए पूरी तरह से अलग अलग लोग होते हैं, और अलग अलग आपको देखने को मिल जाएंगी चीज़ें जिससे हमें लॉ बनाए जाते हैं। जैसे कि हमारी जो पार्लियामेंट है वहाँ पे जाके लोग, जो सरकार है वो लॉ बनाती है। लोग अगर ज़्यादा लोग उसके साथ रहेंगे लॉ के साथ, तो वो लॉ पास हो जाएगा, नहीं रहेंगे तो खारिज हो जाएगा। नेक्स्ट आपको देखने को मिलता है, देखो पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल में क्या अंतर होता है। एक्चुअली क्या है, हमारे इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और जो यूएस है, अमेरिका, वहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अब इनमें अंतर क्या होता है? देखो, पार्लियामेंट में एक प्राइम मिनिस्टर लीडर होता है जो कि हेड करता है पार्लियामेंट को, और लॉ मेकिंग बॉडी होता है। लॉ मेकिंग बॉडी का मतलब क्या होता है? कि वहाँ पे लॉ बनाता है। लेकिन जो प्रेसिडेंशियल होता है वहाँ पे लॉ मेकिंग बॉडी एक ही होती है। वो कौन होता है? राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट इलेक्टेड बाय सिटीजन। यहाँ पे प्रेसिडेंट सिटीजन के द्वारा इलेक्ट होता है, और पार्लियामेंट सिलेक्ट दी प्राइम मिनिस्टर। अब कैसे सिलेक्ट करती है, देखो समझ आ जाए ध्यान से। जैसे कि मान लो बीजेपी की सरकार अभी बनी थी। बीजेपी की सरकार में बहुत सारे लोग थे, मान लो 50, 100, 200, 500 जो भी लोग रहेंगे वो लोग रहे। उन लोग में से किसी भी एक पर्सन को लीडर चूज़ कर लिया जाएगा कि आप हमारी टीम के लीडर बनो, और आप क्या करो कि आप आगे हमारी जो गवर्नमेंट है इसको आप लीडरशिप के थ्रू उसको प्रेसाइड करो, और हम लोगों को क्या बनाओ आप, साथ में हमें आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या फिर जो आप हमारे बनाना चाहते हो बना दो। तो एक पर्सन को चूज़ किया जाता है ताकि वो गवर्नमेंट को हेड कर सके। सेकेंड चीज़ आपको देखने को मिलती है, प्राइम मिनिस्टर कैन डिसॉल्व द पार्लियामेंट। प्राइम मिनिस्टर चाहे तो पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर सकता है। डिसॉल्व करने का मतलब हटा सकता है। सेम प्रेसिडेंट लीडर होता है यहाँ पे, इसमें प्रेसिडेंशियल में। लेजिस्लेचर और प्रेसिडेंट सर्व एज अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम। अब ऐसा रहता है कि जो लेजिस्लेचर है, प्रेसिडेंट है, वो एक फिक्स टाइम के लिए होते हैं। पार्लियामेंट्री मेंबर कैन वोट टू इलेक्ट अ न्यू प्राइम मिनिस्टर। और अगर मान लो प्राइम मिनिस्टर समझ में नहीं आया तो नए प्राइम मिनिस्टर को बना सकते हैं। मे हैव अ हेड ऑफ स्टेट विद लिटिल पावर, किंग और क्वीन। अब देखो ये चीज़ें तो बहुत इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना दोनों में कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, दोनों में एक चीज़ कॉमन है। क्या कि यहाँ पे सिटीज़न लॉ मेकर होते हैं। सिटीज़न इलेक्ट करते हैं लॉ मेकिंग करने वाले को। क्या मतलब समझे इसका, कि अगर आप इंडिया में हो, आप यूएसए में हो, तो आपको अगर प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बनना है तो उसके लिए आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा, और चुनाव में लोग अगर आपको चूज़ करेंगे तो ही आप क्या कर सकते हो, पार्लियामेंट में या प्रेसिडेंशियल शिप में जा सकते हो। और
सेम चीज़ जो लीडर होता है वो हेड करता है मिलिट्री को, रन करता है गवर्नमेंट को। जैसे कि हमारे यहाँ पे क्या है कि जो आर्मी है, एयरफोर्स और जो नेवी है उसका लीडर तो हमारे राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट बन जाते हैं, और जो हमारे यहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसका हेड कौन बन जाएगा, आपका पीएम बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ें क्लियर हुई। एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो पार्लियामेंट है आपकी उसमें काउंसिल ऑफ स्टेट, देखो काउंसिल ऑफ स्टेट होगी, एक सेकेंड ये रहा, तो उसमें क्या है कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में काउंसिल ऑफ स्टेट होगी। काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब राज्यसभा होगी, एक हाउस ऑफ पीपल लोकसभा। ध्यान रखना कि जो लोकसभा है उसको हम बोलते हैं हाउस ऑफ पीपल। ठीक है, लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल बोला जाता है और राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट बोला जाता है। इसमें टोटल 250 से ज़्यादा मेंबर नहीं होते, इसमें 545 से ज़्यादा मेंबर नहीं होते। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अगर चाहो तो रख सकते हो इसको कि 12 मेंबर तो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, किसके लिए, राज्यसभा के लिए, और 238 मेंबर को स्टेट और यूटी से चुना जाता है। स्टेट और यूटी मतलब कि हमारे राज्यों से, और जो यूनियन टेरेटरी होती है वहाँ से चुना जाता है। और सेम गोज़ विथ हाउस ऑफ पीपल जिसको हम लोकसभा बोलते हैं, वहाँ पे 530 मेंबर तो इलेक्ट किए जाते हैं और 2 नॉमिनेट किए जाते हैं जिनको एंग्लो इंडियन बोलते हैं। हालांकि चीज़ तो हट चुकी है, और 13 से ज़्यादा यूटी से लोग सिलेक्ट किए जाते हैं। इस चीज़ को हम आगे आने वाले चैप्टर में अच्छे से समझेंगे। नेक्स्ट आपको देखने को मिलता है यहाँ पे थर्ड की फीचर है हमारे पास, वो है सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब क्या है कि इसका मतलब क्या होता है कि हमारी कंट्री में अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के कितने ऑर्गन हैं, हमारे पास 3 ऑर्गन है। देखो कौन कौन से, ये रहा। सबसे पहला ऑर्गन आपको देखने को मिलेगा लेजिस्लेचर यानी कि पार्लियामेंट। दूसरा ऑर्गन आपको देखने को मिलेगा एग्जीक्यूटिव यानी कि प्राइम मिनिस्टर और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और थर्ड आपको देखने को मिलेगा जुडिशरी। इन तीनों के अलग अलग काम है। क्या क्या काम है कि जो आपका लेजिस्लेचर है उसका काम मेन है कि वो लॉ बनाएगा। जो आपका एग्जीक्यूटिव है उसका काम है कि लॉ को एग्जीक्यूट करेगा कि भैया ये वाला लॉ बनना आगे जाना चाहिए। और जो जुडिशरी है उसका काम क्या रहेगा, जुडिशरी का सीधा सीधा काम है कि वो लॉ को प्रोटेक्ट करेगा, जो भी उस लॉ को तोड़ता है उसको वो सज़ा देगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें कहा गया कि जो सेपरेशन ऑफ पावर उसका मतलब ये है कि किसी एक पर्सन को पावर ना देके हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अलग अलग लोगों को पावर देंगे ताकि पावर का मिसयूज़ ना हो, बिल्कुल भी मिसयूज़ ना हो। इस चीज़ के लिए उन्होंने बताया है। और जस्ट अ सेकेंड, तो यहाँ पे क्या है कि ये चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं बहुत ही सिंपल वे में कि द एग्जीक्यूटिव, अब देखो समझना ध्यान से कि जो लेजिस्लेचर होता है वो रेफर करता है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को। लेजिस्लेचर में जो लोग चुने जाते हैं ना इलेक्शन के द्वारा वो जाते हैं। एग्जीक्यूटिव में एक स्मॉल ग्रुप होता है पीपल का, लोगों का एक स्मॉल ग्रुप होता है। वो लोग कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर के लोग होते हैं और साथ में प्राइम मिनिस्टर भी होता है। तो वो लोग क्या करते हैं, लॉ को बनाने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करते हैं कि भैया ये वाला लॉ बन गया, अब इसको इम्प्लीमेंट भी कर दो जगह पे जहाँ लॉ इम्प्लीमेंट करना है। और जो जुडिशरी होती है, जुडिशरी क्या करती है, जुडिशरी उसका लॉ को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो हर ऑर्गन जो है वो अपने अपनी तरह से काम करता है। देखो ईच ऑर्गन एक्ट एज अ चेक ऑन द अदर ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट एंड दिस एंश्योर द बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन ऑल। देखो समझने वाली बात है, जैसे मान लो जुडिशरी है, अगर लॉ मेकिंग में कुछ गड़बड़ हो गई तो जुडिशरी लॉ मेकिंग वालों से बोल सकता है कि भैया ये कैसा लॉ बनाया तुमने। तो इस तरह से क्या होता है, हर एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन को चेक कर सकता है। अब ऐसा ही यहाँ पे एक स्टेट वर्ड के रिगार्डिंग लिखा गया है कि स्टेट वर्ड क्या होता है। तो जो स्टेट वर्ड है बेसिकली वो डिफाइन करता है राज्य को। राज्य का मतलब क्या है, गवर्नमेंट। देखो ध्यान समझना कि राज्य हमारा देश भी है और गवर्नमेंट भी है, तो दोनों को स्टेट वर्ड रिप्रेजेंट करता है। यहाँ स्टेट का मतलब हमारा जो राज्य है उस राज्य से नहीं है, यहाँ स्टेट का मतलब डिफरेंट यानी कि एक प्रॉपर एक ऐसा जगह, एक ऐसी जगह जहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको लोग देखने को मिलेंगे, जो लोग रहते हैं वहाँ पे वो सब देखने को मिलेंगे। तो उसको क्या कहा हम लोगों ने, राज्य कहा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, देखो नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा ये कि जो जुडिशरी है, देखो यहाँ लिखा है कि जुडिशरी के पास पावर होती है जजमेंट देने की लॉ पे। लॉ यानी कि किसी भी कानून पर जजमेंट कौन दे देगा, जुडिशरी। पार्लियामेंट के पास पावर होती है कि लॉ को बना सकता है और उसको चेंज भी कर सकता है। जुडिशरी चेंज नहीं कर सकता, जुडिशरी उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकता है। चेंज कहाँ होगा, पार्लियामेंट में। और जो एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट होती है उसका काम होता है कि उस लॉ को इन्फोर्स करे, उसको एक्शन में लाए। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो, जैसे कि यहाँ पे जुडिशरी जो हमने बोला उसके भी 3 ऑर्गन होते हैं। एक होती है आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यानी कि जो आपके डिस्ट्रिक्ट में जो कोर्ट होती है उसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। एक होती है आपके हाई कोर्ट। टोटल हमारे पास 25 हाई कोर्ट्स है पूरे कंट्री में।
और एक होती है आपकी सुप्रीम कोर्ट जो दिल्ली में है। सुप्रीम कोर्ट के आगे अगर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला ले लेता है तो उसके आगे कोई भी फैसला नहीं चलेगा, फिर आप किसी भी कोर्ट में चले जाओ, इसका फैसला फिक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जुडिशरी के भी 3 ऑर्गन होते हैं, मैंने बता दिया आपको। अब एट द लास्ट ये आपका चैप्टर का पार्ट 1 था। और आज जैसा कि आप लोगों को पता है 13 अप्रैल 1999 है। आज के दिन जलियांवाला जो बाग है वहाँ पे मैसरेक हुआ था। जनरल जो डायर था उसने बहुत सारे लोगों को मराया था और उसकी वजह से उनकी जान गई थी। तो उनके ही मोमेंटम में, उनकी याद में जलियांवाला बाग में इनका स्टैचू और इनका जो आप बोल सकते हो जो लोग शहीद हुए थे उनकी आपको वो देखने को मिलेगी। तो उन लोगों को शत शत नमन है। बाकी चैप्टर के रिगार्डिंग यही था आपका। आप आराम से अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। वी विल ट्राई कि हम इसको और अच्छे से एनहांस करेंगे। नेक्स्ट वाली वीडियो में आपको पार्ट 2 देखने को मिलेगा इस वीडियो का जल्दी। उस पार्ट 2 में हम लोग ये इंश्योर करेंगे कि आपको क्या क्या चीज़ें समझ में नहीं आए पुराने चैप्टर में, उसका थोड़ा सा ओवरव्यू, प्लस नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें हम बाकी का जो बचा हुआ चैप्टर उसको कवर करेंगे। सो थैंक यू।